Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss system of linear equations by matrix method. Linear equations को हमने कल पढ़ा था by basic method से, जिसमें consistent, inconsistent and बाकी जितना भी है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस अगर आपको आएंगे एग्जाम में तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होंगे इनको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास इन जनरल मैं दो इक्वेशंस लूँगा तो आप अगर आपके पास कल तीन इक्वेशंस होंगे, बस आपको सेम प्रोसीजर प्रोसीड करना है। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ठीक है, क्या है आपके पास जनरल फॉर्म है दो लीनियर इक्वेशंस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स है ना a1 b1 a2 b2 आपको ऐसे लिखना है इनको एक मैट्रिक्स में। तो a1 b1 a2 b2 क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझ आएगा। देखो, यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम मैट्रिक के साथ में लिखनी है। तो कॉलम मैट्रिक जो है ना, कॉलम मैट्रिक्स आपको पता होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। तो इसमें क्या लिखना है कि इसमें आपको जो वेरिएबल्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, इस मैट्रिक्स में सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं तो आपको ऐसे लिखना है एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो क्या है c1 c2 आपको ऐसे लिखना है मैट्रिक्स में c1 c2। क्यों लिखा मैंने, देखो अगर आप फिर इनको ये जो कोफैक्टर ये जो है ना a1 b1 a2 b2 ये मैट्रिक्स अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे इस मैट्रिक्स के साथ वो वैसे ही आएगा जो यहाँ पे a1x b1y आप चेक भी कर सकते हैं। देखो, अगर जैसे मल्टीपल करते हैं a1x b1y तो ये वैसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा a2x b2y। तो यहाँ से c1 c2 ये फिर से वापस आएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो ये मैट्रिक्स है ना जिसमें हमने कोफिशिएंट्स लिखे, क्या लिखे हमने कोफिशिएंट्स, आपको इसके बाद इसके बदले कैपिटल ए लिखना है। ठीक है इतना। तो ये जो एक्स वाई है ना इसका नाम हम रखेंगे एक्स। तो कैपिटल एक्स जो है ना ये भी एक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स होंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे जो c1 c2 है ना इसको हम नाम देंगे b। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो a है ना a वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे a किसके बदले हमने लिखा a1 b1 a2 b2। तो इस मैट्रिक्स का हम जो नाम देते हैं दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स हैं लीनियर इक्वेशन के। तो इसके बाद ये जो x है ना, x किसके बदले हमने लिखा, ये जो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है x और y, तो इसको हम नाम देंगे वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो इसके बाद अगर यहाँ पे होगा ये जो b है ना, b किसके बदले हमने लिखा c1 c2। तो आप इसका नाम दे सकते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स ऐसे ही मैंने आपको कहा क्योंकि आपको याद रहेगा इसमें हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट एलिमेंट्स लिखते हैं। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स इसका नाम है। तो आया समझ, हमने क्या पढ़ा। तो लीनियर इक्वेशंस होंगे आप ऐसे रिप्रेजेंट इनको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आया इतना समझ। तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आप याद रख लेना। तो अब मसला है कि इस इक्वेशन से या इस मेथड से हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। तो चेक करते हैं ना, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मीन्स या यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको कल का याद होगा। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स इस ये जो लीनियर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आया समझ इतना। तो
तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बस मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि बाय मैट्रिक्स मेथड हम कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है, कौन सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, अगर मैं आपको याद दिला दूं इसमें कौन से एलिमेंट्स थे, A1, B1, A2, B2, आया समझ। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा। तो इसके दो केसेस हैं कि या तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, आइदर दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर आपको क्या निकलेगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। केस दो है यहाँ पे। केस फर्स्ट में मैंने लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो या तो वो सिंगुलर होता है या तो वो नॉन सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। आपको ये भी पता है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है, क्योंकि ये तो नॉन सिंगुलर है ना। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। आया समझ। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स मैट्रिक्स ए जो है ना, ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मसला है, पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, कौन सा, जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसका क्या है, उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले जब इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, कॉन्सिस्टेंट। आया समझ में। तो ये था केस नंबर फर्स्ट में, अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन जो थे वो उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमें क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने क्यों लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। निकाला आपने एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेशन करना है बी के साथ। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पॉइंटर्स याद रखने हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आपको इसमें लीनियर इक्वेशन के मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन आएंगे, बस वो तो या तो इस पे आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, या तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि आपको वहां पे ये नहीं कहेंगे कि आप सोल्यूशन निकालो, ठीक है। अगर आपको सोल्यूशन निकालना होगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं विदाउट दिस मेथड। अगर आपको बताना होगा वहां पे बाय दिस मेथड की कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, फिर भी आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इस मेथड से चेक नहीं करना है, वो वैसे ही करना है जैसे मैंने कल कहा था, वो A1 डिवाइडेड बाई A2, क्योंकि वो तो ईजी है। फिर मैंने ये पढ़ाया क्यों, क्योंकि आपको मैट्रिक्स मेथड से ही लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना था। तो इसमें सिर्फ आपको ये जो केसेस है ना, इनकी ये डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने के लिए मैंने कहा। तो मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, निकाला आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इसके भी दो केसेस हैं, या तो इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा, जीरो मीन्स ये तो एक मैट्रिक्स आएगी, इज इक्वल टू ओ आएगा, और इज नॉट इक्वल टू ओ। ओ आपको पता होगा, ओ हम किसको बोलते हैं, ओ होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स जिसका हर एक एंट्री क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में। जब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब हम निकालेंगे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स आएगी, या तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी या तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। तो अगर वो जीरो मैट्रिक्स होगी तो अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी, इसका क्या मतलब है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, कौन सा सिस्टम ऑफ, अच्छा आप यहां से लिख सकते हैं, अगर ये जो केस नंबर सेकंड है ना, ये आप ले लो इसका ए पार्ट, मतलब क्योंकि इसके भी दो पार्ट्स यहां से निकले, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड केस नंबर सेकंड में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या है और इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो में आपको लिखना है नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मीन्स, यहाँ पे जो जीरो है एक्चुअली ये ओ है, तो ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ, तो अगर ये ओ के बराबर होगा, ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा, आपको फिर क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बस आपको ये याद ही रखना है और कुछ नहीं करना है। इनमें जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अलावा सॉल्यूशन निकालना होगा, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट निकालना होगा, वो तो आप कल के मेथड से, इजी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, तो अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर जो सिस्टम है ना वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, आया समझ में, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। बस ये है मैट्रिक्स मेथड में आपको कैसे चेक करना है, क्या, अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन है और कॉन्सिस्टेंट है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, विच मीन्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। इसमें भी दो केसेस हैं, या तो वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा या तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अगर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट, अगर वो इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा फिर क्या है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, और यू कैन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। बस इसमें यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या है कि यहाँ पे क्या है, यूनिक सोल्यूशन, जब भी हमारे पास ये तीन केसेस होते हैं तो सिर्फ सोल्यूशन निकालना होता है यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है, कल भी आपने देखा वो 1 1 मैंने कहा था, तो वो भी एक यूनिक सोल्यूशन ही था। तो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूनिक सोल्यूशन होता है, तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इस मेथड में हम कैसे निकालते हैं, वो आपके पास जो इक्वेशन है ना वो आप याद रख लेना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये तो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है ना यहाँ पे, तो इनवर्स ए चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, आपको याद रखना है ए इनवर्स बी। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस करोगे इस मेथड को, आपको समझना है कि क्या आपको ये आएगा, ठीक है, तो वो तो अलग बात है, आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप घर में करना चाहोगे तो आपको ये जो यूनिक सोल्यूशन है ना इस इक्वेशन से निकालना है, क्या, ये जो एक्स है, एक्स मीनस वो जो वेरिएबल मैट्रिक्स है इस साइड रखना है, इज इक्वल टू ए इनवर्स मीनस, क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट हो जाएगा, आप ए इनवर्स इसका निकाल सकते हैं, निकाला आपने ए इनवर्स, वो यहाँ पे रखना है, और वो जो बी मैट्रिक्स वो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, तो इन दो को आपस में मल्टीपल करना है और एक्स के साथ लेना है, जो आपके पास वो जो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, वही आपके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। बस आपको ये याद रख लेना है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन ऐसे बन जाती हैं, क्या, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि ये जो ए यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हम नहीं शिफ्ट कर सकते हैं ए को, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो हम ए इनवर्स यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेथड निकालने के हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, बाई मैट्रिक्स मेथड। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा है, तो मैं आपको ये जो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन है, इनका मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। तो जरूरी नहीं है आपको फिर भी
एग्जाम के लिए छोड़ो, अपने लिए रखना है याद, क्योंकि हमें कभी भी ये जरूरत पड़ सकता है जिंदगी में। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे मैं बात करूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइंस। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो होता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस। आप ही याद रख लेना। तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपके पास कितने स्ट्रेट लाइन्स आएंगे, दो। तो यह है स्ट्रेट लाइन्स। तो सॉल्यूशन फिर क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक्चुअली सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स। कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रेट लाइन्स दो, ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स आप यहाँ पे ड्रा करोगे, जो उनके दरमियान कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना आया समझ में। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू लाइन्स। सपोज यहाँ पे अगर एक इक्वेशन है हमारे पास, हम ड्रा करेंगे लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है, हम यहाँ से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है ना, एक्चुअली यही होता है इनका सॉल्यूशन। आया समझ में, दिस कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट इज द सॉल्यूशन। सपोज अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 1 1 होगा, क्या होगा, 1 1। तो आपको यही सोचना है कि ये जो 1 1 है ये दोनों का क्या है, सॉल्यूशन। तो इसके बाद ये जो यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट। और यूनिक क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है एक ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अगर हम चेंज करेंगे कॉमन पॉइंट से, तो ये क्या बनेगा, यूनिक कॉमन पॉइंट। यूनिक कॉमन पॉइंट। तो यूनिक का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब होगा 1 कॉमन पॉइंट। आया समझ में, यूनिक का एक्चुअली मतलब होता है 1, सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। तो इसका जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा 1 कॉमन पॉइंट। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी होता है तब दो लाइन्स के दरमियान सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है। आया समझ में। तो आप ये याद रखना। देखो अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे लाइन्स, दो लाइन्स है यहाँ पे, ये जो a1x प्लस b1y, सपोज ये इसकी है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। जब हम इसका ग्राफ ड्रा किया तो ये स्ट्रेट लाइन है, और जब इसका ग्राफ ड्रा किया तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या है, कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है। तो ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन का मतलब ही होता है यूनिक 1 कॉमन पॉइंट। आया समझ में। तो ये क्या है, ये केस फर्स्ट के लिए, अगर मैं यहां से 1 रखता हूं तो आप यहां से 1 रखना। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, देखो मेनी का मतलब क्या होता है, इनफिनिटली का मतलब होता है कि लातेदाद, और मैनी क्या होता है, मैनी भी आप कह सकते हैं कि मैनी बहुत सारे। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। इसका मतलब है कि दो लाइंस के दरमियान बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो कब होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, तो देखो अगर यहां से एक लाइन ड्रा करनी है तो हो गया एक लाइन। तो दूसरी लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, फिर ये जो दूसरी लाइन है ये भी इसी पे कोइंसाइड करेंगे। तो क्योंकि इनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, तब ये पॉसिबल है जब ये एक दूसरे पे होंगे। मतलब ये दोनों लाइन जो है ना, ये क्या होनी चाहिए, क्वाइन साइड। तो आप एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, आपको ये दिखाई नहीं देते हैं, ये सेम लाइन्स होते हैं। जब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं वो एक दूसरे पे पड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सेम लाइन्स। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 कॉमन पॉइंट। निकला 1 कॉमन पॉइंट, ये केस है ना। तो एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये तब पॉसिबल होता है जब
दो लाइंस आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर देना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन कॉमन पॉइंट, ये मैंने दिखाया। ये वन कॉमन पॉइंट तब पॉसिबल होता है जब दो लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन या बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स दो लाइंस के दरमियान। ये तब पॉसिबल होता है जब दोनों लाइंस क्या होंगे, सेम लाइंस। और थर्ड क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स कॉमन, सॉल्यूशन मीन्स कॉमन पॉइंट, और नो सॉल्यूशन मीन्स नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना? तो ना नो कॉमन पॉइंट दो लाइंस के दरमियान कब होता है, नो कॉमन पॉइंट दो लाइंस के दरमियान तब होता है जब दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि जब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये पैरेलल में चलते हैं, ठीक है ना? जो यहाँ से इनकी डिफरेंस होते हैं वही यहाँ पे होते हैं। सपोज यहाँ पे इनकी डिफरेंस डिस्टेंस जो है ना इनके दरमियान वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब उनका कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है? तो इनके दरमियान, पैरेलल लाइंस के दरमियान कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं पैरेलल। ये एक्चुअली कौन से लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। आया समझ में? तो नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट कब होता है, जब दो लाइंस, कौन से लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस। आप ये याद रख लेना कि यूनिक सॉल्यूशन कौन से लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकली समझाया। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइंस। ये देखा आपने, सेम लाइंस, ठीक है, कोइंसाइडिंग लाइंस। तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट कब होता है, जब दो लाइंस क्या होंगे आपस में, पैरेलल लाइंस, ठीक है? तो ये तीन केसेस हैं जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ तीन केसेस ही पॉसिबल होते हैं, और मैंने तीनों केसेस के आपको के सामने क्या रखे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? तो ये आज का टॉपिक खत्म होता है ऐसे ही। तो कल मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आऊँगा लीनियर इक्वेशंस पे, ठीक है? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रिपल एम मेक माई मैथ्स, जैसे इस चैनल का नाम है ना, वैसे ही ट्रिपल एम मेक माई मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर देना। क्योंकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप वहाँ पे भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप वो कुछ भी फोटो भी सेंड कर सकते हैं पेज का। और इसी के साथ हम जल्दी क्विज भी रखेंगे, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पे क्विज रख लेंगे, और सेट से हम स्टार्ट करेंगे क्विज। तो उस पेज को आप, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी फॉलो करो। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का। तो ठीक है, ये थी आज की अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल के लिए। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूरी ज्वाइन करने हैं, ताकि आपको क्विज भी मिलेगा और बहुत सारे मटेरियल भी वहाँ पे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपको मटेरियल भी चाहिए, मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज इतना ही। कल एमसीक्यू के लिए रेडी रहना। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि एमसीक्यू में इस वक्त आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।